नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें 10th क्लास में आने वाले सभी क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है और इस साल भी आने की संभावना है। तो चलिए हम लोग उसी प्रश्न को देखते हैं कि जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न जो कि हम लोगों का है कि सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, व्याख्या करें। हम लोगों का पहला प्रश्न है सूरत बंदरगाह जो है 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था। इसके बारे में आप लोगों को बताने के लिए बोला गया है, क्या कारण था, क्यों पहुंच गया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर को, जिसमें हम लोगों को बोला गया है कि 18वीं सदी के अंत से पूर्व तक गुजरात का सूरत बंदरगाह भारत खाड़ी तथा लाल सागर, ठीक है, भारत खाड़ी तथा लाल सागर बंदरगाह से जुड़ा हुआ था। मतलब एक तरीके से हम लोग देखें कि भारत और लाल सागर से जो जुड़ा हुआ था, ठीक है। भारत खाड़ी यहाँ पर बोलना जा रहा है कि मतलब हिंद महासागर को, ठीक है ना। खैर आगे बात करें तो क्या है कि 1750 के दशक के पश्चात इस बंदरगाह पर भारतीय सौदागरों का नियंत्रण ढीला पड़ता गया। यदि हम लोग बात करें तो 1870 के दशक के पश्चात मतलब बाद में इस बंदरगाह पर भारतीय सौदागरों का नियंत्रण क्या हुआ, धीरे धीरे ढीला पड़ता गया, जिसके कारण भारत में यूरोपीय कंपनियों के प्रभाव में निरंतर वृद्धि होती रही और निरंतर क्या हुआ कि यूरोपीय कंपनी का जो है वृद्धि होता चला गया, प्रभाव उनका बढ़ता चला गया। साथ ही साथ क्या है कि यूरोपीय कंपनियों द्वारा व्यापार पर इजारेदारी अधिकार हासिल कर लेने से सूरत व हुगली दोनों बंदरगाह कमजोर पड़ गए। और क्या कह रहा है कि यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि सूरत और हुगली दोनों बंदरगाह कमजोर पड़ गया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि कंपनी ने क्या किया था कि अपने ऊपर इजारेदारी हासिल कर लिया था, मतलब अधिकार हासिल कर लिया था। अब देखिए इसमें यदि बात करें तो क्या रहा है कि जिससे इन पर होने वाले व्यापार में नाटकीय ढंग से कमी आई और जिससे क्या हुआ कि इस पर जो व्यापार हो रहा था वो नाटकीय ढंग से कमी आती है। कह रहा है कि 1740 के दशक में इस बंदरगाह पर होने वाला व्यापार 1.6 करोड़ रुपया से गिरकर केवल 30 लाख रह गया। देखिए यहाँ पर व्यापार जो हो रहा था उस टाइम 1.6 करोड़, ठीक है, और इससे घट करके सिर्फ 30 लाख का रह गया। कहाँ करोड़ों में था और कहाँ लाख में आ गया। कह रहा कि दूसरी और बम्बई नए बंदरगाह के रूप में उभर के आए थे और दूसरी ओर क्या हुआ था कि बम्बई का जो बंदरगाह है वो उभर करके सामने आए थे और इसी के कारण हम लोग बोल सकते हैं कि 18वीं सदी के अंत तक जो है सूरत बंदरगाह हाशिए पर पहुंच गया था। ठीक है, आप लोगों को दिक्कत हो रही है ना तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिए, मैं आप लोगों का सवाल का जवाब दूंगा, ठीक है। और बस मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं जो आप लोगों का एग्जाम में आता है और वो है आप लोगों का कि भूमि निम्नीकरण के क्या कारण है, ठीक है। आप बोलोगे सर भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है, क्या ये प्रश्न आता है? बिल्कुल आता है सर, जो एग्जाम में आता है वो सभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ करके जाइएगा। देखिए कह रहा है कि भूमि निम्नीकरण का अर्थ है कि प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित कारणों से मृदा की उर्वरा शक्ति में लगातार होने वाले कमी को भूमि क्षरण या भूमि निम्नीकरण कहा जाता है। यदि हम लोग बात करें तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि प्राकृतिक कारणों से हो या मानव निर्मित कारणों से हो, मृदा की उर्वरक शक्ति में क्या होता है, लगातार कमी होने लगती है और लगातार कमी होने के कारण या फिर भूमि का क्षरण होने को ही हम लोग भूमि निम्नीकरण कहते हैं। यदि हम लोग बात करें कि भूमि निम्नीकरण के क्या क्या कारण है, क्या क्या ऐसा कारण है कि जिसके कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। देखिए तो सबसे पहला कारण है वनोन्मूलन। सिंपल शब्द में बात करें वनोन्मूलन का मतलब वनों की कटाई। अब देखिए कह रहा है कि आधुनिक विश्व में वनों का प्रतिशत में कमी होती जा रही है और कृषि के कारण एवं शहरीकरण के कारण वनों की मात्रा में कमी होती जा रही है और वनों के नहीं होने से भूमि का निम्नीकरण बढ़ता जा रहा है। देखिए सिंपल शब्द में यदि बात करें तो क्या हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, शहर बस रहे और उसके बाद कृषि के लिए जो है भूमि को बढ़ाना पड़ रहा है जिसके कारण वनों की कटाई हो रही है और इसके कारण से क्या हो रहा है कि भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट पर यदि बात करें तो जो है अति पशुचारण मतलब हो गया कि भूमि पर अत्यधिक पशुचारण, चारण मतलब चराना होता है, ठीक है, पशुचारण के कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, ठीक है। यदि हम लोग अगला तीसरा पॉइंट पर बात करें जो है खनन मतलब खुदाई करना, ठीक है। अब कहाँ का खुदाई करना, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अत्यधिक खनन के कारण जैसे कोयला खनन, बॉक्साइट इत्यादि खनिजों के खनन के कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। खनिजों के खनन से मिट्टी की मात्रा में कमी होती जा रही है। देखिए
हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुदाई करके कोयला निकाल रहे हैं, बॉक्साइट निकाल रहे हैं, और भी बहुत सारे ऐसे संसाधन है जिसको हम लोग निकाल रहे हैं, कि जिसके कारण भी क्या हो रहा है कि मिट्टी की मात्रा में कमी होती जा रही है। ठीक है, यदि हम लोग चौथा पॉइंट पर बात करें तो जो है हम लोगों का अत्यधिक सिंचाई, हम लोग अत्यधिक सिंचाई कर रहे हैं जिसके कारण भी मिट्टी कमी हो रही। अब बोलोगे सर ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अत्यधिक सिंचाई के कारण मिट्टी का ऊपरी सतह जल के साथ बह जाते हैं, और जल के साथ बह जाने के कारण जो है मिट्टी की कमी हो जाती है। अब यदि आगे बात करें तो पांचवा पॉइंट जो कि हम लोगों को बताया जा रहा है वो है कि औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाले अपशिष्ट पदार्थ। अब इसमें अपशिष्ट पदार्थ से क्या होता है, तो कह रहा है कि उद्योगों से जो जल बाहर निकलता है उसका बहाव मिट्टी पर ही होता है, और मिट्टी उसके साथ बह जाती है, या मिट्टी में प्रदूषण कारक सम्मिलित हो जाते हैं जिससे भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। देखिए अब उद्योगों से जो जल निकलती है उसमें ज़्यादातर अपशिष्ट होता है, और वो अपशिष्ट क्या होता है कि जब जल के साथ मिट्टी के साथ जब मिलती है तो मिट्टी में जो उर्वरक क्षमता होती है, जो उत्पादन करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण भी मिट्टी का क्या होता है, निम्नीकरण होता है। और साथ ही साथ कह रहा है कि उपयुक्त कारणों के द्वारा मिट्टी का निम्नीकरण लगातार बढ़ता जा रहा है, इन कारणों को कम करके हम भूमि का निम्नीकरण को रोक सकते हैं। ठीक है, चलिए यदि अगला प्रश्न पर बात करें तो ये तो आप लोगों का बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इतना बार पूछा गया कि हमको लगता है कि इस साल तो आप लोगों का ये क्वेश्चन देगा ही देगा। देखिए कह रहा है आप लोगों को कि सीमांत सड़कों का महत्व बताइए। ठीक है, सीमांत सड़कों का महत्व बताइए। अब बोलोगे सर सीमांत सड़क का मतलब पता नहीं है तो महत्व कैसे बताए, तो देखिए सीमा के अंत में जो सड़क बनाई जाती है उसको सीमांत सड़क कहा जाता है। एक छोटा सा उदाहरण के तौर पर बात करें तो जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा कश्मीर वाला भाग है। ठीक है, अब ये हम लोगों का सीमा है यहाँ तक, और यहाँ के जो साइड में जो है बनाया जाता है सड़क इस प्रकार का, उसी को हम लोग सीमांत सड़क कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इस पर बात करते हैं। कह रहा है कि ये सड़कें सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले विशेषकर अगली चौकियों की रखवाली करने वाले सैनिकों की प्रतिदिन की आवश्यकता को पूरा करने में बड़ी सहायक सिद्ध होती है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जो रहने वाले चौकियाँ हैं, मतलब जहाँ पर सेनाओं को रखा जाता है, छोटा छोटा तंबू टाइप का या तो फिर घर टाइप का बनाया जाता है, तो वहाँ पर जो है दैनिक प्रतिदिन की आवश्यकता को पूरा करने में क्या होता है, सिद्ध होता है, मतलब आसानी से सड़क के माध्यम से ले जाया जा सकता है। दूसरा यदि बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि युद्ध के समय इन्हीं सड़कों से फौजियों को लड़ाई के सामान, खाद्य सामग्री तथा अन्य सहायता पहुंचाई जा सकती है। और तीसरा है ये सड़कें आर्थिक विकास में भी मदद करती है। ठीक है, चलिए अब यदि अगला पॉइंट पर बात करें तो जो है भारत की भाषा नीति क्या है। ठीक है, ये प्रश्न भी आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि वास्तव में भारत की भाषा नीति है क्या। तो यहाँ पर हम लोगों को बोला जा रहा है कि भारत में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा ना देकर हिंदी को राजभाषा माना गया है। यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर कि भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, बल्कि सिर्फ हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रभाषा का मतलब होता है कि जिस भाषा का उपयोग पूरे देश में किया जाता है उसको राष्ट्रभाषा कहा जाता है। राजभाषा का मतलब होता है कि वो भाषा जो ज़्यादातर जनरल कामों में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, परंतु आपकी मर्जी, आप किसी भी भाषा का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, पर हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है, इसीलिए संविधान में हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। देखिए कह रहा है कि हिंदी सिर्फ और सिर्फ 40% ही भारतीय लोगों के द्वारा उपयोग किया जाता है, परंतु हिंदी को लेकर के और भी 21 भाषाओं को दर्जा दिया गया है अनुसूचित भाषा का। ठीक है, कि सरकारी कामकाजों में हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया जा सकता है, और हिंदी भाषा के अतिरिक्त जो है अंग्रेजी भाषा का भी उपयोग किया जा सकता है। और भारत में और भी 21 भाषा है, जैसे कि बांग्ला हो गया, उसके बाद फिर तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, पंजाबी हो गया, उड़िया हो गया, ये सब कुछ ऐसे भाषा है जिसका उपयोग कर सकते हो। हिंदी को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की नीति यही है, लेकिन दूसरे राज्यों पर हिंदी को थोपा नहीं जा सकता है। हिंदी को बढ़ावा दिया जा सकता है, परंतु किसी राज्य को ये नहीं थोपा जा सकता है कि आपको भी हिंदी का ही उपयोग करना है। ठीक है, आगे हम लोगों का जो प्रश्न है जो ये भी बहुत बड़ा है कि तृतीयक क्षेत्र अन्य क्षेत्र से भिन्न कैसे है, साधारण व्याख्या कीजिए। मतलब तृतीयक क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक से अलग कैसे है, इसको आप लोगों को उदाहरण के साथ बताना है।
तो बताएंगे महोदय क्या है, जल्दी देखिए। यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि तृतीयक क्षेत्रक अन्य दो क्षेत्र से भिन्न है। इसका कारण है कि अन्य दो क्षेत्रक वस्तुएं उत्पादित करते हैं, जबकि ये क्षेत्र अपने आप वस्तु उत्पादित नहीं करता है। देखिए, यदि हम लोग बात करें प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक, दोनों क्षेत्रक क्या करते हैं कि वस्तु का उत्पादन करते हैं, परंतु तृतीय क्षेत्रक जो है वस्तु का उत्पादन नहीं करता है, बल्कि इस क्षेत्रक में शामिल क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रक के विकास में सहायक होती है, अर्थात यह क्रियाएं उत्पादन क्रिया में मदद करती है। उदाहरण चलिए बता रहे हैं। इसमें कह रहा है कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक में जो भी वस्तु का उत्पादन होता है, उस वस्तु का क्या होता है कि उत्पादन करने में यह सहायता करता है। कौन? तृतीय क्षेत्रक। और उदाहरण के तौर पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि उदाहरण के लिए परिवहन, भंडार, संचार, बैंकिंग, बीमा एवं व्यापार क्रियाएं जो वस्तु अन्य क्षेत्र को में उत्पादन की गई, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ट्रैक्टर, ट्रक, रेलगाड़ी आदि आवश्यकता होती है। इन वस्तुओं को गोदाम या शीत गृह में भंडार की भी आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में हमें कई लोगों से बातें भी करनी पड़ती है एवं बैंक। देखिए, इसको सिंपल शब्द में यदि उदाहरण को बताए, इतना लंबा चौड़ा या तो फिर इतना उटपटांग टाइप का एग्जाम्पल ना लेकर के, देखिए सिंपल शब्द में यदि बात करते हैं कि मान लेते हैं कि आपको एक रेलगाड़ी खरीदनी है, ठीक है, तो आप घर में खुद रेलगाड़ी को नहीं बना सकते हो, ठीक है। अब रेलगाड़ी को खुद घर में बना नहीं सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, रेलगाड़ी को यदि आप खरीदना चाहते हो, रेलगाड़ी वास्तव में आप अकेले नहीं खरीद सकते हो, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि आप यदि खरीदना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, बैंक से ऋण ले सकते हो, और ऋण लेकर के क्या कर सकते हो, इसको खरीद सकते हो, है ना। अब देखो, आप ऋण लिए हो और उसको खरीदे, तो बनाया हुआ सामान खरीदे। अब इस चीज़ को खरीदने में आपको सहायता कौन किया? बैंक। और ऋण देने में सहायता कौन किया? बैंक। तो ये हो गया, आप लोगों को सिर्फ सेवा दिया गया, ऐसा नहीं है कि बैंक आपको रेलगाड़ी बना करके दे दिया, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं तृतीय क्षेत्रक जो है बाकी दोनों क्षेत्रक से बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो ऐसे ही और भी आप लोगों को वीडियोज चाहिए और बहुत अच्छे से समझना है आसान भाषा में, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए जो है अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।